दोस्तों मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जब तक भारत तेजस मार्क 2 बनाकर तैयार करके उसे ऑपरेशनल नहीं कर देता तब तक हमें तेजस प्रोग्राम हमारे एमका को या टेड बीएफ ओरका को लेकर ताने सुनने पड़ेंगे। यानी तेजस मार्क 2 हमारे द्वारा बनाया गया एक ऐसा पहला फाइटर जेट होगा जो कि कहा जा सकता है कि हाँ ये फाइटर जेट है, ताकतवर है, इससे बड़ा युद्ध लड़ा जा सकता है। उससे पहले तक तो हमें क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा। इसके पीछे का कारण है कि हमारे तेजस प्रोग्राम में हमसे कई सारी ढिलाइयां हुई है, साथ ही हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट्स या फिर ये कह दीजिए कि हमारी दूसरी इच्छाएं। अभी जैसे ही हमने एमआरएफए प्रोग्राम को जारी किया, किसी जमाने में वो एमएमआरसी होता था, उसमें सबसे बड़ा प्रावधान दिया गया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। यानी हम लोग 114 फाइटर जेट अपने किसी फ्रेंडली कंट्री से खरीदेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मेक इन इंडिया का उसमें प्रोविजन होगा, यानी भारत में ही बनेंगे और साथ ही इसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हमें दी जाए, जिसके लिए हम लोग अलग से बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले थे। वैसे तो हमने इसके लिए टारगेट रखा था 18 से 20 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि अगर इसी शर्तों के साथ हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदेंगे तो हमें कम से कम 25 से लेकर 35 बिलियन डॉलर्स के आसपास खर्चने होंगे। कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था इस बात को। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता था क्रिटिक्स की तरफ से कि जब आप लोग एमका बना रहे हैं, आप लोग टेड बीएफ बना रहे हैं, आप लोग तेजस मार्क 2 बना रहे हैं, आने वाले समय में फूफा बनाएंगे, औरा बना रहे हैं, तो इतने सारे एडवांस फाइटर जेट जब आप बनाने का दावा करते हैं, उनके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है? आप क्यों इनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी देने के लिए कोई भी देश अलग से चार्ज लेगा, साथ ही इसे हासिल करने के लिए इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और कई सारे एक्स्ट्रा में टैक्सेस पे करने होते हैं, तब जाकर आप कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह की गलतफहमी हमारे मन में पहले भी थी जब हमने SU-30 MKI खरीदा या फिर हमने FGFA प्रोग्राम ज्वाइन किया। FGFA में तो सारी बातें होने के बावजूद रशिया जैसे हमारे परम मित्र ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, उसके सोर्स कोड देने के लिए इनकार कर दिया था और उसके बिना कोई मतलब था भी नहीं टेक्नोलॉजी का। SU-30 MKI के लिए हमने इतनी एडिशनल चार्जेस दिए, उसके बाद भी हमारे पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो मोटा मोटी जो मेंटेनेंस का है उसके अलावा कुछ नहीं है, इसे हम लोग बना नहीं सकते। तो क्या गारंटी थी कि दूसरा कोई देश जो कि रशिया जितना रिलायबल आपके लिए नहीं है तो वो आपको टेक्नोलॉजी दे देगा? यानी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ले लेना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप शर्त रख रहे हैं टेक्नोलॉजी लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो फिर इंजन की डील अलग से क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि इंजन आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं मिलेगा, उसकी टेक्नोलॉजी आप अलग से ले रहे हैं। तो बाकी सब तो आपने पहले ही बना लिया, फिर आप क्यों ले रहे हैं? जब उत्तम मार्क 2 आप बना चुके हैं तो उसके बाद अमेरिका से या रशिया से या फिर फ्रांस से उसके रडार सिस्टम की टेक्नोलॉजी आपको क्यों चाहिए? क्या आपको उत्तम मार्क 2 पर विश्वास नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन जब भी किए जाते थे क्रिटिक्स द्वारा तो यकीन मानिए मुझसे जवाब नहीं देते बनता था। लेकिन दोस्तों आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत की तरफ से एमआरएफए प्रोग्राम में इस तरह के प्रोविजंस को हटा दिया गया है। मेक इन इंडिया जरूर होगा ताकि इसके लिए प्रोडक्शन लाइन भारत में डाली जाए, भारत में रोजगार डेवलप हो, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब हमें नहीं चाहिए। हम कोई सा भी फाइटर जेट खरीदे, हम इसकी टेक्नोलॉजी अब नहीं लेने वाले हैं। आप एक बार कल्पना कीजिए कि हम लोग ओरका के ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ओरका की बात की जाए तो वो 4.5++ कैटेगरी का है। ये मैंने आपको उसकी जनरेशन बताई, यानी हमारा ओरका जो एग्जिस्टिंग रफाल है उससे ज्यादा एडवांस होगा, कई ज्यादा एडवांस होगा। उसके बावजूद हम लोग ओरका के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण ये है कि अगर हम लोग आज ओरका के ऊपर काम करना शुरू करते भी हैं तो वो जब तक बनकर प्रोडक्शन में आएगा उस जमाने तक क्या इसका क्रेज बाकी रहेगा? क्या इस तरह के फाइटर जेट की ज़्यादा ज़रूरत हमें उस समय पड़ेगी? क्योंकि उस समय तक एमका मार्क 1 मार्क 2 की बातें चल रही होंगी, इसी तरह के फाइटर जेट हमें चाहिए होंगे, फूफा जैसे फाइटर जेट चाहिए होंगे, तो हम लोग ओरका को करेंगे क्या? तो अगर इसी तरह की टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बाहर से खरीदते हैं भारी भरकम चार्जेस देकर, तो वो हमारे किस काम आएगी आने वाले कुछ समय के बाद जब हमारा एमका आ जाएगा? हमारे एमका की अगर बात की जाए तो वो स्टेल्थ तो होगा, लेकिन उसके अंदर नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशंस भी होंगे। आप उसके बाहरी हार्ड पॉइंट पर भी हथियारों को लोड करके दुश्मन के एरिया में घुस सकते हैं। जब आपने एमका के स्टेल्थ वर्जन का इस्तेमाल करके दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके बाद आपको स्टेल्थ फाइटर की जरूरत नहीं है। इसके बाहरी हार्ड पॉइंट पर आप हथियार लटकाकर बकायदा ले जा सकते हैं, वो भी रफाल से ज़्यादा एडवांस होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भारत ने इस बात का जवाब दे दिया है कि देखिए हमें हमारी टेक्नोलॉजी पर विश्वास है जो हमने डेवलप की है, हमारी संस्थाओं ने डेवलप की है, जिसमें DRDO, ADA और न जाने कितनी सारी संस्थाएं शामिल है। इन सभी ने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं और इन्हीं की टेक्नोलॉजी के चलते अब हम लोग MRFA प्रोग्राम में एक्स्ट्रा पैसा देकर विदेशी टेक्नोलॉजी को नहीं खरीद रहे हैं और पूरा दारोमदार इन फ्यूचर हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के कंधों पर ही होगा, जिसमें मुख्यतः तेजस मार्क 2, एमका और साथ
साथ ही नेवल फाइटर जेट में टेड BF होगा। और जो आज हम लोग 114 फाइटर जेट खरीद भी रहे हैं विदेशों से, उनकी जरूरत हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी नहीं बल्कि हमारी वायुसेना में प्रेजेंट में जो भी कमियां हैं केवल उनकी पूर्ति के लिए हम लोग इनको एक्वायर करने जा रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।